प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या स्थिति थी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विश्व युद्ध के समय में जो भारत के लोग थे, मतलब कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को किस तरह से लिया। क्या इसको एक मौके की तरह से लिया या फिर अंग्रेजों का पक्ष लिया, तो किस टाइप से, किसका क्या रवैया था, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। विशेष करके क्रांतिकारी घटनाएं इस समय किस तरह से हुई उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और यहां पर जो इंग्लैंड था ये भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी एक बहुत बड़ा कारण था इस विश्व युद्ध में, मतलब कि उसका काफी बड़ा रोल था इस विश्व युद्ध में। अब जो इंग्लैंड था, इसके जो सहायक देश थे या फिर इसके जो सपोर्टर देश थे, उनमें फ्रांस था, इटली था, रूस था, जापान था, अमेरिका था। ये सब जो हैं किसके तरफ थे? इंग्लैंड के तरफ। वहीं इंग्लैंड के जो शत्रु थे या फिर कहें इंग्लैंड के जो विपक्ष में थे, उनमें सबसे लीड कर रहा था जर्मनी। उसके साथ दे रहे थे, जर्मनी का साथ दे रहे थे हंगरी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो भारत के जो भी नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनका क्या रवैया था। तो देखिएगा, हमारे जो भारत में 3 टाइप के विचारधाराएं थी। हम लोग पढ़ते हैं ना, कांग्रेस में नरम दल, गरम दल, उसके बाद फिर क्रांतिकारी। तो ये 3 टाइप के थे। तो जो नरम दल थे, जिनको उदारवादी बोला जाता है, तो जो उदारवादियों का जो रवैया था इस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय, वो अंग्रेजों के प्रति अपनी जो क्या कहना चाहिए, मतलब एक तरह से वो अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं कि हमको जो है जो अंग्रेज सरकार है वो युद्ध में उलझा हुआ है, उसको परेशान नहीं करना है, उसका समर्थन करना है, वो बढ़िया से युद्ध लड़े, जीत जाए। तो जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों के समर्थन में थे। वो तो भाई हर समय समर्थन ही करते थे, तो युद्ध के समय में तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने जो है अपनी जो भक्ति है, ताज के प्रति जो निष्ठा है, उसको बनाए रखा, जो उदारवादी थे। उसके बाद बात करें उग्रवादी, मतलब जो गरम दल वाले हैं ना, देखिएगा इस समय तक जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपने मांडले जेल वहां से वापस आ चुके थे। 1908 में उनको सजा हुई थी, तो वो वापस आ चुके थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक और तमाम उग्र विचारधारा वाले नेताओं का मानना था कि हमको जो है इस विश्व युद्ध के समय में जो अंग्रेज सरकार है उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना है, हमको जो है अंग्रेज सरकार का समर्थन करना है। गोखले जी, गोखले बोल रहा हूं मैं, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका भी यही मानना था कि हमको जो है अंग्रेज सरकार का पक्ष लेना है, अंग्रेज सरकार का समर्थन लेना है। जब अंग्रेज सरकार इस युद्ध में जीत जाएगी तो हमको कोई अच्छा प्रतिफल देखने को मिलेगा। यह शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक जी का ऐसा मानना था, लेकिन बहुत ही जल्दी उदारवादी और उग्रवादी दोनों की जो एक कहना चाहिए, दोनों का जो सोच था वो बदल गया। और फिर जो बाल गंगाधर तिलक थे वो फिर होम रूल लीग ले आते हैं ना। शुरुआत में वो समर्थन कर रहे थे, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक जी। इसके बाद जो तीसरी विचारधारा थी, क्रांतिकारी विचारधारा, जो कि बम गोले बंदूक से काम करते हैं, तो उनका मानना यह था कि भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। इंग्लैंड जो कि इस समय चारों तरफ से युद्धों से घिरा हुआ है, हमको भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल देना चाहिए। मतलब कि एक कहावत है ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो चारों तरफ से युद्ध में जो है अंग्रेज घिरे हुए हैं, तो हमको भी जो है मौके का फायदा उठाना है। ये क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो नेता थे, मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका ये मानना था, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो। ये सब यही मानते थे कि हमको इस सुअवसर को खोना नहीं है, इसको अच्छे से यूज करना है, यही सही मौका है। हालांकि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बाद में उनका जो भ्रम है वो टूट जाता है, और फिर 1916 में वो होम रूल लीग लेकर के आते हैं, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई। तो देखिएगा, मैंने गदर पार्टी का जिक्र किया था, इस पर अलग से मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। गदर पार्टी, ये जो गदर पार्टी है 1913 में गठित हुआ था। कहां पर? अमेरिका में गठित हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह करना। अब जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, अब ये लोग थे भाई अमेरिका में। अब अमेरिका जो है वो इंग्लैंड का मित्र है। हालांकि जो गदर पार्टी वाले हैं ये लोग काफी अपना जो संगठन है उसको काफी बड़ा कर चुके थे। मतलब अगर इनका सक्सेस हो जाता तो बहुत बड़ी क्रांति
क्रांति उस समय में हो सकती थी। लेकिन अमेरिका चूंकि वो इंग्लैंड का समर्थन कर रहा था, हालांकि वो युद्ध में बहुत बाद में कूदा, बहुत बाद में शामिल हुआ, लेकिन शुरू से ही अमेरिका जो है इंग्लैंड का पक्ष ले रहा था। तो इससे जो गदर पार्टी के जो लोग हैं, वहां जो अमेरिका में जो संगठन खड़ा हुआ है वो अमेरिका में टिक नहीं पाता है, एक तरह से वहां पर भंग हो जाता है। तो ये जो गदर पार्टी वाले हैं सब के सब कहां आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं वापस। अधिकतर सिख लोग थे तो पंजाब आ जाते हैं। तो ये जो गदर पार्टी के लोग जो भारत आ गए हैं वापस, अब क्या होता है, जो भारत के जो क्रांतिकारी लोग इस समय थे, हालांकि भारत में काफी सारे क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी काफी सारे क्रांतिकारी इस समय एक्टिव होते हैं, जिनमें से दो नाम आप लोगों को याद रखना है। रास बिहारी बोस, वही रास बिहारी बोस जिन्होंने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था ना, उस घटना को लीड किया था रास बिहारी बोस ने। इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इन दोनों ने मिलकर के ना, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन दोनों ने मिलकर के जो गदर पार्टी के जो लोग पंजाब वापस आ गए हैं उनके साथ मिलते हैं, उनको मतलब अपने साथ मिला लेते हैं, सब साथ में हो लेते हैं, और 1915 में एक बहुत बड़ी क्रांति करने की ये लोग योजना बनाते हैं, जो कि फेल हो जाती है। और इन्होंने ना जो जर्मनी ने भारत के क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया था इस समय। जैसे मैंने बताया कि जर्मनी जो इंग्लैंड का शत्रु था, अब यहां क्रांतिकारियों का यह मानना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होगा। तो शत्रु कौन, इंग्लैंड, और इंग्लैंड का शत्रु कौन, जर्मनी। तो जर्मनी अपना क्या होगा, मित्र होगा। तो जो जर्मनी है वो भी भारत के क्रांतिकारियों का बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा था। अब देखिएगा, जो गदर पार्टी के जो लोग हैं ना, जो काफी सारे लोग हैं वो पंजाब वापस आ जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, स्पेशली ऐसे जगहों पर जहां अंग्रेजों के शत्रु हो। तो जो जर्मनी वो सबसे बड़ा शत्रु है अंग्रेजों का। तो जो गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं, लाला हरदयाल हो गए, बरकतुल्ला शाह हो गए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो गए, इसके अलावा भारत के कुछ क्रांतिकारी जैसे कि भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सब लोग कहां पहुंच जाते हैं, जर्मनी पहुंच जाते हैं। और जर्मनी की जो सरकार है वो यहां भारत के क्रांतिकारियों को आश्वासन देती है कि हम जो है आपकी हर संभव मदद करेंगे। और जर्मनी की सरकार के सहयोग से जो जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय होता है ना, उसके साथ मिलकर के एक संगठन भी बनाया जाता है भारत के क्रांतिकारियों को सहयोग देने के लिए। तो इस संगठन का नाम था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये जर्मनी में बना था, इसको आप लोग याद रखेंगे। जर्मनी, इसने काफी मदद की थी। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। तो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। और इस बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके संस्थापकों की अगर आपको पूछा जाए कि किन्होंने इसकी स्थापना की, तो एक तो थे भैया लाला हरदयाल, उसके बाद मैडम भीकाजी कामा, वो भी यहां पर थी ना, जर्मनी में सक्रिय थी। उसके बाद भूपेंद्र नाथ दत्त, उनका नाम भी आप लोग यहां लेंगे। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी आप लोग ले सकते हैं। बरकतुल्ला खां जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, 1915 में एक अस्थायी सरकार बनाई जाती है, उसके तहत वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो वो सब यहां पर थे। तो ये सब जो है मिल करके ये संगठन बनाते हैं। अच्छा, इसी संगठन को ना इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। मतलब एक ही चीज है, अलग अलग नामों से आपको देखने को मिलेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस, यहां पर इंडिपेंडेंस कमेटी, ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति, अंग्रेजी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, और ऑफिशियल नाम क्या था, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों का बहुत ज्यादा साथ दिया था। और ये जो कमेटी बनी थी ना, जो समिति बनी थी, ये जिम्स मैन योजना के तहत ये कमेटी बनी थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिम्स मैन
मैं यहां लिख देता हूं जिम्स मैन योजना। जिम्स मैन योजना। जिम्स मैन योजना के तहत इस कमिटी का गठन जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के क्रांतिकारियों द्वारा इसको बनाया गया था। जिम्स मैन योजना के तहत, ध्यान रखना, जिम्स मैन, ये पता नहीं मैंने सही से लिखा या नहीं, कुछ ऐसा ही नाम था, जिम्स मैन योजना। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जर्मनी ने काफी मदद किया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक तरह से बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर के रूप में उभरे। तो उस समय में भी जर्मनी ने काफी मदद की थी। इसके अलावा जो जापान अभी जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, वो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध होगा। तो जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीयों का साथ देगा अंग्रेजों के विरुद्ध, ध्यान रखना। तो अभी जो है केवल जर्मनी ने साथ दिया, तुर्की भी सपोर्ट कर रहा था हमारा। तुर्की भी अंग्रेजों का शत्रु है ना, तो उसने भी भारत का सपोर्ट किया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, अब यहां से जो कुछ नेता, जर्मनी से कुछ नेता जो हैं जैसे कि बरकतुल्ला शाह, उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये लोग जो है अफगानिस्तान आ जाते हैं। और अफगानिस्तान का जो शासक होता है वो भी भारतीयों को हर संभव मदद देने की बात करता है। और यहां पर एक अस्थायी सरकार का भी गठन होता है जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और जो प्रोफेसर बरकतुल्ला खां है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये अस्थायी सरकार, अस्थायी अंतरिम सरकार, ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि इस तरह से जो दूसरे देशों के साथ जो संधि वगैरह की जा रही है, जो समझौते किए जा रहे हैं, उसमें एक सरकार का होना आवश्यक था। तो इसीलिए एक सरकार इन्होंने गठित की थी, अस्थायी सरकार। अच्छा, ये जो गदर पार्टी वाले हैं ना, मैंने बताया कि काफी सारे लोग भारत आ गए। भारत में सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, इन सब के साथ मिलकर के वो लोग काम कर रहे हैं, क्रांति करने की बात कर रहे हैं 1915 में। वहीं कुछ लोग जर्मनी चले गए, जर्मनी में ये वाला संगठन उन्होंने बनाया। कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए। वहीं गदर पार्टी के कुछ लोग ना वो पहुंच जाते हैं कहां, तो सिंगापुर। देखो इसी समय कामागाटा मारू की घटना भी हुई थी ना, कामागाटा मारू प्रकरण। तो कुछ लोग जो हैं गदर पार्टी वाले वो पहुंच जाते हैं सिंगापुर। और सिंगापुर में जो अंग्रेज रेजिमेंट होता है, अंग्रेजों की जो सेना होती है, उस समय वो लोग विद्रोह करवाने में सफल हो जाते हैं। देखिए इस समय ना जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे रास बिहारी बोस हो, सचिंद्रनाथ सान्याल हो, इसके अलावा ये जितने भी मैंने अभी नाम लिया, ये सब भारत में आकर के ना, या फिर भारत के बाहर जहां भी अंग्रेजों की सेना है, अंग्रेजों में जो भारतीय सैनिक, उनको ना वो लोग विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते थे। कि उनको बताते थे कि भाई 1857 में कैसे सैनिकों ने विद्रोह किया था, तुम लोग भी अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो और विद्रोह कर दो, इस टाइप से प्रेरित किया करते थे। तो जो गदर पार्टी के कुछ लोग हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, सिंगापुर भी पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, भाई परमानंद। भाई परमानंद ये जो है अपने गदर पार्टी वाले थे, परमानंद। तो ये जो है सिंगापुर पहुंच जाते हैं। और सिंगापुर पहुंच करके वहां पर जो भारतीय सैनिक होते हैं, अंग्रेजों के लिए जो काम कर रहे थे, उनको जो है प्रेरित करते हैं कि भैया तुम लोग जो है कब तक अंग्रेजों की गुलामी करोगे, विद्रोह कर दो। तो वहां पर एक 2 बटालियन जो इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। एक पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री, ये पंजाबी मुसलमानों की बटालियन थी, ध्यान रखेंगे, पंजाबी मुसलमान, पंजाब में मुसलमान भी है ना, मुसलमान। तो ये 5वीं लाइट इन्फेंट्री, 5वीं लाइट इन्फेंट्री, यहां लिखता हूं उस तरफ पता नहीं दिख रहा या नहीं, इन्फेंट्री, 5वीं लाइट इन्फेंट्री, 5वीं लाइट इन्फेंट्री। उसके बाद एक दूसरी रेजिमेंट थी 36वीं सिख रेजिमेंट, 36वीं सिख रेजिमेंट। तो इन दोनों ही रेजिमेंट के जो सिपाही थे ना, वो सिंगापुर में विद्रोह कर देते हैं। अंग्रेजों का हालत खराब हो गया कि भाई ये कर क्या रही हैं क्रांतिकारी लोग, मतलब कि फिर से 1857 जैसी कोई घटना होगी तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब यहां पर विद्रोह में जो जिन सैनिकों ने नेतृत्व किया था उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, जमादार चिश्ती खां। जमादार, ये पोस्ट होता था जमादार सेना में पहले, तो जमादार चिश्ती खां, चिश्ती खां, जमादार टुंडे खां,
जमादार नहीं लिखता दोबारा, जमादार टूंडे खां, जमादार टूंडे खां। उसके बाद जो अगला नाम है वो आपको याद रखना है अब्दुल गनी, जमादार अब्दुल गनी, अब्दुल गनी, इसने यहां पर नेतृत्व किया। उसके बाद सूबेदार दाऊद खां, सूबेदार दाऊद खां। तो इन लोगों ने जो है यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रणेता कौन था, किससे ये लोग प्रेरित हुए, तो भाई परमानंद से। तो ये लोग सिंगापुर के थे, ध्यान रखना, मतलब सिंगापुर में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, सिंगापुर। तो ये लोग भारत में तो कर ही रहे थे क्रांति, लेकिन भारत के बाहर भी जहां जहां इनको मौका मिला वहां वहां पर इन्होंने जो है ऐसे ब्रिटिश सेना को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। लेकिन इस विद्रोह को ना अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया। काफी सारे लोगों को यहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है। 37 लोगों को यहां पर फांसी की सजा दी जाती है और 41 लोगों को आजीवन कारावास। तो 37 लोगों को यहां पर फांसी की सजा दी जाती है। कितने, 37 लोगों को फांसी की सजा और 41 लोगों को आजीवन, वही काला पानी भेज दिया जाता होगा ये सैनिकों को। तो इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। सोचिए अगर भाई परमानंद जैसे, जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे, रास बिहारी बोस थे, लाला हरदयाल थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जतीन्द्र मुखर्जी वो बंगाल में सक्रिय थे, अगर ये सब ना भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसे जो सैनिक है उनको अगर प्रेरित कर लेते विद्रोह करने के लिए, तो सोचिए 1857 जैसी कोई बहुत बड़ी क्रांति जरूर हो जाती। अब तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा जो रास बिहारी बोस थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, इन्होंने एक काम किया था। क्या किया इन्होंने, काफी सारे जो हथियार वगैरह है ना उनको लूटा, अंग्रेजों के जो हथियार वगैरह थे उसको लूटा। कहते हैं इन्होंने 50 माउजर पिस्तौल जो जर्मनी से थे वो मंगवा लिए थे, क्योंकि जर्मनी इनका सहायता कर रहा था ना, मदद कर रहा था। तो जर्मनी से 50 माउजर पिस्तौल, माउजर पिस्तौल। देखो ये जो माउजर पिस्तौल है ना, जब 1925 में जो काकोरी डकैती कांड हुआ था ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। तो उस काकोरी कांड में इसी माउजर पिस्तौल का यूज किया गया था। तो 50 माउजर पिस्तौल ये लोग लेके आ जाते हैं और 46,000 राउंड गोलियां लूट लेते हैं। 46,000 राउंड गोलियां, भाई गोला बारूद तो चाहिए ही चाहिए होगा ना, ये सब करते हैं। इसके अलावा जो मैं जतीन्द्र मुखर्जी की बात कर रहा था, जिनको बाघा जतिन भी बोला जाता है, तो वो भी जो है बंगाल में इस समय सक्रिय थे और उन्होंने भी जर्मनी की सहायता से, क्योंकि इस समय जितने भी क्रांतिकारी थे काफी सारे लोग जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा किस तरह से अलीपुर षड्यंत्र केस, उसके बाद नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, इन सब के जरिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को जो है मृत्युदंड दिया गया और बहुतों को सजाए काला पानी की सजा दी गई थी। जो बारिंद्र कुमार घोष थे, उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर हो गए, ये सब कहां थे भाई, जेल में थे। काला पानी की सजा इनको मिली हुई थी ना। तो बड़े बड़े क्रांतिकारी अधिकतर जेल में थे, लेकिन फिर भी कुछ क्रांतिकारी काफी सारे जो है बाहर थे और वो लोग अपने अपने स्तर पर जो जहां है वहां से जो है क्रांति करने की कोशिश कर रहा था। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इन क्रांतिकारियों की योजना थी कि वो 1915 में भारत में एक सशस्त्र क्रांति करेंगे। लगभग सब चीज तय हो चुका था और लेकिन भेद खुल जाता है। इसमें रास बिहारी बोस का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये जो जर्मनी गए हुए थे जो गदर पार्टी वार्टी वाले, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा, मैं ये जो सिंगापुर वाला मामला बताया ना, सिंगापुर में जो विद्रोह हुआ, इसको बोला जाता है तोसा मारू की घटना। यहां लिख देता हूं मैं, तोसा मारू घटना या फिर प्रकरण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया तोसा मारू प्रकरण कहां पर है, या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये जो सिंगापुर में भारतीय ब्रिटिश सैनिकों ने किस वर्ष विद्रोह किया था। तो ये 1915 की बात है। कब की बात है, 1915 की
बात है। अधिकतर चीज ना 1915 में ही हुआ। इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने फिर कठोर कानून बनाना शुरू किया और साथ ही साथ भारतीयों को लुभाने की भी कोशिश की कि हम लोग जो है, आप लोग हमारा साथ दो, जब हम युद्ध जीत जाएंगे आपको जो है आजादी दे देंगे। इस टाइप से लालच भी देना शुरू किया गया। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर घटित हुआ था। अच्छा, जो बाघा जतीन मैं बता रहा था ना, बाघा जतीन, जतीन्द्र मुखर्जी, जिनको यतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय भी बोला जाता है। क्लीन करूं क्या इसको मैं? वैसे ज्यादा तो नहीं बचा है, अब खत्म हो गया। बस बाघा जतीन आप लोग ध्यान रखेंगे, उनका नाम पूछा जाता है। बंगाल में सक्रिय थे बाघा जतीन। अच्छा, एक आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अनुशीलन समिति थी ना, अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, तो ये दोनों मिलकर के एक समाचार पत्र निकाला करते थे, युगांतर। कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? युगांतर। तो जब अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया जाता है, तो उसके बाद ये जो अनुशीलन समिति है वो युगांतर नाम से जानी जाती है और इसको हैंडल करते हैं बाघा जतीन, मतलब कि जतीन्द्र मुखर्जी इसको हैंडल करते हैं। कभी कभी इसको जुगांतर भी बोल दिया जाता है, जुगांतर, जो बांग्ला हिसाब से जुगांतर। तो आपसे कभी पूछेगा युगांतर जुगांतर, तो ध्यान रखना। कभी कभी ना जो 1908-9 के पहले जो घटनाएं घटित हुई, जैसे कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश को मारने की कोशिश की थी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ये दोनों किस संगठन से थे, तो वहां आपको अनुशीलन समिति के स्थान पर युगांतर या जुगांतर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग टिक कर सकते हो। लेकिन कायदे से ये जो युगांतर या फिर जुगांतर समिति अस्तित्व में आता है ये अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद। और अलीपुर षड्यंत्र केस कब से कब तक चला? तो 1908 से लेकर के 1909 तक चला है ये अलीपुर षड्यंत्र केस। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद ही अनुशीलन समिति किसमें बदल गया? युगांतर अथवा जुगांतर समिति। और सबसे बड़े लीडर कौन हुए भाई? बाघा जतीन। ये जो बाघा जतीन है, उड़ीसा में एक स्थान है बालासोर, बालासोर। तो यहां बालासोर में ना ये एक बार जो ब्रिटिश पुलिस थी उनके साथ मुठभेड़ हुआ जिसमें ये शहीद हो गए। काफी बड़े क्रांतिकारी थे और उस समय ये भी कोशिश में थे कि किसी तरह से भारतीय सैनिकों को उकसाया जाए विद्रोह के लिए, तो इसमें ये लगे हुए थे। लेकिन बालासोर में 1915 में ये जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। रास बिहारी बोस वो भाई जापान चले जाते हैं बाद में, और जो सचिंद्रनाथ सान्याल है उनको काला पानी की सजा होती है, बाद में वो वहां से छूट भी जाते हैं। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में घटित क्रांतिकारी घटनाएं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग के विषय में, जो कि इसी प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही घटित हुई थी। किस तरह से जो बाल गंगाधर तिलक पहले समर्थन कर रहे थे अंग्रेजों का, वो बाद में फिर होम रूल लीग आंदोलन शुरू करते हैं। अगले वाले वीडियो में उसको डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके आप उतना इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।